स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में से पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, इसलिए इसे अच्छे से ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा और आप खुद भी इसे रीडिंग करिएगा। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और जब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन यानी का चलन अब बड़े शहरों में खूब पड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स और संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप में से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भरे मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब उन प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते और मध्यवर्गीय जीवन में भोज विविधता अपनी जगह बना चुकी है। जैसे कि इस चैप्टर में देखिए, यहाँ तक ये बताया गया है कि पहले से लेके पिछले 10-15 वर्षों से लेके अब हमारी जो खान पान यानी खाने पीने की चीजें हैं, संस्कृति में कल्चर बहुत चेंज हो चुका है हमारा। पहले के देखे अब में बहुत चेंजिंग आ गई है। जो फास्ट फूड का चल गया है, तुरंत भोजन यानी कि जो हम ऑनलाइन मंगवाते हैं अपने लिए खाने पीने का, तो ये इतना इस टाइम पे बड़े शहरों में बहुत खूब इसकी बढ़ोतरी हो गई है बहुत उसमें। और फास्ट फूड में क्या क्या आता है, बर्गर है, नूडल्स हैं, ये सब चीजें शामिल हैं। जैसे कि 2 मिनट्स नूडल्स जो है उसका तो जैसे बच्चे बड़े सभी उससे परिचित हो चुके हैं इससे। और ये एक स्थानीय मतलब जो इतने भी हमारे स्थानीय व्यंजन है ना, यानी कि जितने भी जगह के, जैसे उसका मथुरा का पेठा होता है, मेरठ की नान खटाई होती है, और गुजराती खाना होता है, ढोकला गठिया, तो ये सारे अलग अलग स्थानीय व्यंजन कहलाते हैं। यानी इसका इस जगह की ये चीज मशहूर है, तो अब इनसे भी हम काफी परिचित हो चुके हैं। ठीक है, कुछ चीजें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों के तक सीमित थी, वे कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वे बात कहाँ रही, यानी जो चीजें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों में से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों की रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। देखिए, जैसा कि अब इसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी हमारे जो ब्रेड जानते हैं आप, तो वो हमारे पहले अंग्रेजी राज में चलते थे, लेकिन अब हम वो कस्बों में भी पहुंच चुके हैं, यानी कि नाश्ते में उन्हें तल के सेक कर खाया जाता है। ठीक है, और खान पान की जो हमारी बदलती तस्वीर है, इससे सबसे ज्यादा जो है ना, वो जो हम नई पीढ़ी लोग हैं, हम लोग इससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो पुरानी व्यंजन थे उनसे तो हम उनके बारे में तो हम कुछ जानते नहीं है, और जो अब के व्यंजन हैं उनके बारे में हमें खूब जानकारी हो गई है। ठीक है, जैसे कि बताया गया है कि मथुरा के पेड़े हैं, आगरा का पेठा नमकीन है, ये जो बात है ये अब नहीं रही है ये चीज, इन चीजों की।
ठीक है। और उसके अलावा जो भी पकवान बनते हैं वो फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन पकवान बनते हैं उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब लोगों में नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि कामकाज और अपने कामकाज और अपने लोग जॉब में मतलब कामकाजी में इतने बिजी हो गए हैं कि उन लोगों को भी अब ये ऑनलाइन फास्ट फूड जो है इसकी आदत पड़ गई है। और जो पकवान बनते हैं खाद्यान्नों से, फलों से और जो चीज़ों से, इन चीज़ों से बनाने की अब उन्हें फुर्सत नहीं रही है। खान पान की जो एक मिश्र संस्कृति बनी है इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, इसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्य वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। उस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, पानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में भी वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों में गायब हो जाएं तो ये एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों में गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। ये भी कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। ये भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती हैं, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि ये यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो देखिए जैसे कि यहाँ तक ये बताया गया है इस चैप्टर में कि खान पान के जरिए ही हम एक दूसरे को जानते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जब हम ऑनलाइन कोई चीज मंगवा रहे हैं या फिर कोई एक ऐसा हमारे इलाके में या इसी जगह पर कोई ऐसी व्यंजन की दुकान है, शॉप है जहाँ पर कोई अलग तरीके का मिलता है, पास्ता हो, ढोकला हो, डोसा हो, वहाँ पे तो हम वहीं से लगातार बनाते हैं। तो हम उनके एक तो कस्टमर, रेगुलर कस्टमर भी हो जाते हैं और इससे हम उनके जान पहचान भी हमारी उनसे बढ़ जाती है एक दूसरे से कि हाँ भाई हम इस दुकान से यही चीज खरीदते हैं या इसी मॉल से ही यहाँ से ऑनलाइन ये चीजें मंगवाते हैं। तो इस दृष्टि से क्या हो रहा है कि एक तरीके से हमारा एकता का नए बीज भी मिल रहे हैं हमें कि हम एकता और बढ़ती जा रही है। ठीक है, देखा होगा जैसे कि दिल्ली की कुछ चीज मशहूर हो है तो वो बाहर देशों में जाकर बेची जाती है। एक खाने पीने की नहीं और भी चीजें होती है, कपड़ा पहनने का हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी। तो और अगर कहीं और की है, मथुरा हो या फिर गुजरात हो, जयपुर हो, यहाँ की जो कुछ फेमस चीजें हैं वो दिल्ली में आकर बिकती हैं तो वो वहां के नाम से जाने जाती हैं। इससे हम लोगों की आपस में तालमेल अच्छा बैठ रहा है, अच्छे से हम लोग आपस में मिलजुल रहे हैं। और हमें क्या है, हमें यहाँ इंडिया की जो हमारी चीजें हैं उन हिंदुस्तान की, हमें इसके अलावा भी और बाहर की चीजों के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें ये चीज बताई गई है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में भी आएगा क्योंकि पहले की चीजें कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। हमें इन पाठ के जरिए ही पता चलता है कि पहले जो कुछ हो चुका है वो हम इसमें पढ़कर समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज पहले हो चुकी है, पहले ऐसा रहा है माहौल, पहले खान पान ऐसा रहा है और अब ऐसा है, इसमें ये चेंजिंग आएगी, इस बारे में हमें जानने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर ये कंप्लीट होता है। अभी होमवर्क देखते हैं। प्रश्न उत्तर है आपके निबंध से। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है, अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें।
क्वेश्चन नंबर 2, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। देखिए पहला प्रश्न जो है आपका, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है, तो इसका उत्तर है खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है स्थानीय अन्य प्रांतों तथा विदेशी व्यंजनों के खान पान का आनंद उठाना, यानी स्थानीय व्यंजनों के खाने पकाने में रुचि रखना, उसकी गुणवत्ता तथा स्वाद को बनाए रखना। इसके अलावा अपने पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत को खाने की चीजों को अपने भोज्य पदार्थ में शामिल किया है। जैसे आज दक्षिण भारत के व्यंजन इडली, डोसा, सांभर इत्यादि उत्तर भारत में चाव से खाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दूसरा है हमारा प्रश्न ये कि खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, तो इसका उत्तर है खान पान में बदलाव से निम्न फायदे हैं। पहला, एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलना। दूसरा, राष्ट्रीयता एकता को बढ़ावा मिलना। तीसरा, बच्चों व बड़ों को मनचाहा भोजन मिलना। और चौथा, देश विदेश के व्यंजन मालूम होना। ठीक है, ये खान पान की बदलते हुए नियम जो हैं उसके हमारे ये फायदे हैं। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में उन्होंने ये भी कहा है कि फायदे हैं, लेकिन लेखक इस बात को लेकर चिंतित क्यों हैं, तो खान पान में बदलाव से होने वाले फायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहा है, जो निम्न है। नुकसान क्या क्या हो रहा है, देखिए पहला, स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है। दूसरा, खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। तीसरा, उत्तर भारत के व्यंजनों का स्वरूप बदलता ही जा रहा है। अब देखिए प्रश्न तीसरा, खान पान के मामले स्थानीयता का क्या अर्थ है, तो देखिए इसका उत्तर है खान पान के मामले में स्वाधीनता का अर्थ है किसी विशेष स्थान के खाने पीने का विशेष व्यंजन जिसकी प्रसिद्धता दूर दूर तक, और मसलन मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े व आगरा का पेठा, नमकीन आदि पहले स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन था। हर प्रदेश में किसी न किसी विशेष स्थान का कोई ना कोई व्यंजन अवश्य प्रसिद्ध होता है। इसके बाद आपके ये शब्दार्थ हैं, संभवत, शायद, साहबी ठिकाना, अमीरों के घर, फुर्सत, आराम के पल, उपलब्ध, प्राप्त होना, अजनबी, अनजान, परिचित, जान पहचान, मिश्रित, मिली जुली, जटिल, कठिन, संस्कृति, सभ्यता। ठीक है, तो ये थे आपके इस जो हमने अभी कविता पढ़ी है कहानी, इसके थे 3 क्वेश्चंस। उसके अलावा ये निबंध से आगे के प्रश्न हैं जो कि आपके होमवर्क में आपको खुद करने हैं, वो 3 मैंने आपको करा दिए हैं। उसके अलावा ये होमवर्क में आपको खुद करना है। सबसे पहला है आपका, घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या क्या चीजें पकती हैं और क्या चीजें बनी बनाई बाजार से आती हैं। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीजें आपके माता पिताजी के बचपन में घर में बनती थी। ठीक है, तो ये आप अपने पेरेंट्स से पूछकर, अपने मम्मी पापा से पूछकर खुद आप इसका उत्तर लिखेंगे कि आपके घर में कौन कौन सी चीजें बनती हैं और कौन सी चीजें बाजार से आती हैं। तो आप एक टेबल बना लेंगे, टेबल इस तरीके की टेबल भी बना सकते हैं आप। टेबल बना के जो घर में बनती हैं उसका एक कॉलम अलग बनाएंगे, उसके नीचे वो लिख देंगे, और जो बाजार से आती हैं उसका कॉलम बना के आप उसमें लिख देंगे कि ये बाजार से आती हैं। और फिर उसके बाद जो आपकी बाजार से आने वाली चीजें आपके माता पिता के बचपन में घर में बनती थी, उसके बाद आप उस बारे में उनसे पूछकर लिखेंगे। ठीक है, ये होमवर्क है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपको होमवर्क में खुद से करना है। यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। देखिए बना रखी है तालिका, ये भोजन, कैसे पकाया और स्वाद, तीनों। तो आपको इनमें से, ये आपको दे रखा है ना, आपको इनमें से ढूंढ के इसमें लिखना है कि भोजन कौन कौन सा है, दाल, भात, रोटी। ठीक है, कैसे पकाया जाता है, दाल कैसे बनाई जाती है, रोटी कैसे बनाई जाती है, इस तरीके से आपको इसके सामने लिखना है। इनका स्वाद कैसा होता है, यानी दाल का स्वाद कैसा होता है, रोटी का स्वाद कैसा होता है, नमकीन का स्वाद कैसा होता है। तो आपको ये टेबल को फिल करना है इनमें से लेकर। ठीक है, ये होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये होमवर्क में ये भी आपको खुद ही करना है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची यानी कि मेन्यू बनाना है आपको। ठीक है, तो ये आपको अपनी ग्रामर की कॉपी में आप करिएगा, इसे अच्छे से समझकर कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है तो आपको पारंपरिक भोजन अगर उन्हें खिलाना है तो उसके लिए आप घर में लोगों की मदद से कौन कौन से व्यंजन बनाएंगे उनके खाने के लिए, वो सूची आपको एक मेन्यू, एक लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये 5 क्वेश्चन ये निबंध से आगे के, और 3 क्वेश्चंस मैंने आपको अभी नोट जो करवाए उस चैप्टर में से, वो ये 8 क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, जिसमें से 2 जो हैं, 3 क्वेश्चन ये फर्स्ट, सेकंड और 5th आपको मैंने होमवर्क में दिया, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, इसे अच्छे से देखिएगा और ये वर्क अपना नोटबुक में नोट करिएगा।
थैंक यू।